इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम टू द बिगिनर्स गाइड ऑफ वाइब कोडिंग, हमारे इस पूरे कोर्स का सबसे हाइप और मोस्ट अवेटेड सेक्शन, जिसमें हम एआई को इस्तेमाल करते हुए कोड जनरेट करना सीखेंगे। सबसे पहले तो वाइब कोडिंग है क्या? वाइब कोडिंग बेसिकली एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है जिसमें आप एआई असिस्टेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं कोड जनरेट करने के लिए या अपने डेवलपमेंट वर्कफ्लो को इन्हेंस करने के लिए। इससे वो लोग जो परेशान बैठे हैं कि एआई आ गई है, जॉब्स खा रही है, वो अपनी जगह पर ठीक हैं। एआई बिल्कुल ऐसे लोगों की जॉब खा रही है जो कि एआई को इस्तेमाल नहीं करना चाहते या अपने वर्कफ्लो में उसकी इंटीग्रेशन लेकर नहीं आ रहे। ये ऐसे ही है कि आज से 10 साल पहले जब हम कोड करते थे तो वो कोड के मेथड्स डिफरेंट थे। उस वक़्त भी कुछ विजुअल एडिटर आते रहते थे, लेकिन कोड जो है वो हमेशा से प्रेफ़रेबल रहा है बेहतर सॉल्यूशंस के लिए। अब वाइब कोडिंग या एआई असिस्टेंट्स या एआई कोडिंग सिर्फ़ आपके जो कोड करने का तरीका है उसको बदल रही है। अल्टीमेटली इट्स यू हु आर जनरेटिंग कोड, इट्स यू हु आर बिल्डिंग प्रोडक्ट। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने उसके अंदर जो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने हैं, अब सिर्फ वाइब कोडिंग या एआई के आने के बाद वो काम करने का तरीका सिर्फ चेंज हो गया है। अल्टीमेटली आप ही बता रहे हैं एआई को मुझे ये फीचर बनाना है, मुझे ये कोड चाहिए, तो अल्टीमेटली यू आर इन कंट्रोल। लेकिन अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे। जो इसको अडॉप्ट करके 6 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहा होगा तो ऑब्वियसली कंपनी कहेगी कि भाई हम आपको 6 घंटे क्यों बिठाएं थे यहाँ पर मुफ्त में। तो अल्टीमेटली आप हैं जो आपके पीछे रहने की वजह बनेंगे। इट्स नॉट समथिंग दैट ईटिंग जॉब्स, इट्स बेसिकली योर असिस्टेंट, जिसमें अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने वर्क फ्लो को सिर्फ फास्ट बना लेते हैं। जिनमें सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को ये फास्ट कर देता है। उसके अलावा लर्न एज यू कोड, इसमें लर्निंग का भी जो तरीका है वो थोड़ा चेंज करके रख दिया है वाइब कोडिंग ने या एआई असिस्टेंट्स ने। अब आपको किसी स्पेसिफिक जगह जगह पर जाकर स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोड करते हुए ही या इससे कोड जनरेट करवा कर ही उससे पूछ सकते हैं ये आपने क्यों जनरेट करवाया, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, या इसके बारे में मुझे बताओ, इसका डिटेल बताओ, या ये मुझे समझाओ, तो वो आपको समझा भी देगा। तो आपने विदाउट लिविंग योर कोड एडिटर आप वहीं पर सीख भी रहे हैं, वहीं पर कोड भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो हर्डल्स हैं, जिसमें अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी हैं, तो आपको जावास्क्रिप्ट या पीएचपी के हज़ारों फंक्शंस जो हैं वो सबको याद नहीं होते। ना ही बाज़-औक़ात आपको ये पता होता है कि आपने किस जगह पर कौन सा फंक्शन बेहतर रहेगा। तो बजाय इसके कि आप लिमिट हो जाएँ, आप उसको पहले सीखने पर टाइम वेस्ट करें, उसके लिए सर्चिंग करें। अब एआई ने आपके लिए आसानी क्या कर दी है कि आप वहीं पर जस्ट लेट्स सपोज़ आपने ये चेक करना है कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं है। तो आप उसके लिए पहले क्या करते थे? सर्च करते थे कि हाउ टू चेक वैलिड ईमेल एड्रेस इन जावास्क्रिप्ट इन पीएचपी। फिर स्टैक ओवरफ्लो पर जाते थे, माइट बी दैट कोड बी आउटडेटेड और सो ऑन। आपके पास एक टाइम वेस्टेज का एक सिनेरियो बन जाता था। वेस्टेज तो नहीं कहते, वो भी लर्निंग थी आपकी, लेकिन नाउ इफ़ अगर आप फिंगर टिप्स के ऊपर या अपने कोड एडिटर के अंदर ही रहते हुए वो काम कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी और जगह पर थर्ड पार्टी प्लेस पर जाने की। तो अब आपकी वो जो छोटे और बड़े डेवलपर वाली सोच में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आप अब लिमिटेड नहीं रह गए हुए कि आपको वो चीज़ पता है नहीं पता। आप एआई से वो कोड जनरेट करवा सकते हैं और माइट भी एआई जो है वो आपको बाज़-औक़ात सुपीरियर वर्ज़न जो है वो कोड का जनरेट करवा के दे दे, जो आज से पहले आपको स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पर पड़े हुए मिलते थे। उसके अलावा एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, आप एआई टूल्स की मदद से
जो नए आइडियाज़ है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर यूज टू ओनली यूजिंग इफ एल्स, लेकिन अब अगर आप एआई को प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करवाते हैं कि यार ये एक मेरे पास वेरिएबल है जिसमें कलर आ रहा है, तो मैंने चेक करना है, अगर रेड हो तो ये वैल्यू पास कर दो, ब्लू हो तो ये वैल्यू पास कर दो और सो ऑन। तो उसमें आप क्या क्या आप आज से पहले क्या करते रहे हैं कि आप इफ एल्स लगाते रहे हैं, लेकिन ए जो है वो आपको स्विच स्टेटमेंट से इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो ये आपके लिए एक नया आइडिया है जो कि कोड को शॉर्ट भी कर देगा और ज़्यादा मुनज़्ज़म भी कर देगा और एफिशिएंट भी कर देगा। स्विच स्टेटमेंट्स इस तरह के कामों के लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो अगर आपको वो पता ही नहीं था और एआई ने आपको वो बता दिया, तो आपके लिए एक नया आइडिया आपने एक्सप्लोर कर लिया कि ये काम भाई इस तरह से भी हो जाता है। उसके अलावा जो एवोल्यूशन है वो कोडिंग असिस्टेंस की आप में आज से पहले जो कोड से रिलेटेड आपको असिस्टेंस चाहिए होती थी वो क्या होती थी, आप मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, ऑनलाइन फॉरम्स विजिट करते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टैक ओवरफ्लो रहा है कि जो कि एक डेवलपर्स की एक दुनिया होती थी कि आप गूगल में भी सर्च करते हैं किसी कोड के लिए तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले लिंक्स जो हैं वो स्टैक ओवरफ्लो के मिलते थे, जहाँ पर जाकर आप अपना कोड जो है वो उस असिस्टेंस ही थी बेसिकली वो आपके लिए। अब वो असिस्टेंस जो है वो चेंज हो गई है, अब वो एआई पावर्ड असिस्टेंट हो गए हुए हैं। ये एआई बेसिकली उन्हीं जो वास्ट डाटा मेजॉरिटी पड़ा हुआ था, उन्हीं डाटा पॉइंट्स को, उसी पूरे डाटा के ऊपर इन असिस्टेंट्स को ट्रेन किया गया है और उसके अलावा भी डेली बेसिस के ऊपर इनमें इन्हेंसमेंट्स हो रही होती हैं, नए मॉडल्स आ रहे होते हैं। तो ये आपके उसी बुक्स में जो डाटा पड़ा था, जो ऑनलाइन फॉरम्स पे पड़ा था, जो ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाटा कोडिंग से रिलेटेड पड़ा था, जो डॉक्यूमेंटेशंस में पड़ा था, किसी भी जगह से जो डाटा मिल सकता था, उस डाटा के ऊपर इनको ट्रेन कर दिया गया है ताकि आपको अब अपना कोड एडिटर छोड़कर भी कहीं जाने की ज़रूरत पेश ना आए। आपके कोड एडिटर के अंदर ही आपको उस कोड से रिलेटेड एग्जांपल मिल जाए और सॉल्यूशन मिल जाए। अब एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वाइब कोडिंग को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, लोकल सॉल्यूशंस हैं और वेब बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले जो लोकल सॉल्यूशंस हैं, जो हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, उनमें सबसे मेरा फेवरेट जो है वो अमेज़न क्यू है, जो कि आपको फ्री मिल जाता है एडब्ल्यूएस की बिल्डर आईडी के साथ। और इसकी जो की फीचर्स हैं उसमें कमांड बेस्ड वर्कफ्लो है, इनलाइन चैट सजेशंस हैं और कोड रिव्यूज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि आप अपने कोड को सिलेक्ट करके उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं, रिफैक्टर करवा सकते हैं या उसमें बग फिक्स कर सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। इनके फ्री वर्जन में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू गिटहब कोपायलट। अब गिटहब कोपायलट कोड के मामले में अगर आप क्वालिटी, कोड क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ आउटपुट का अगर आप कंपेयर करेंगे, इंटरफेस या बाकी सारी चीज़ें, तो अमेज़न क्यू से ऑब्वियसली ये ज़्यादा होंगी क्योंकि गिटहब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर द कोड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट होस्टेड, के ट्रिलियंस की तादाद में लाइंस ऑफ कोड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत एक लंबे अरसे से होस्ट किया जा रहा है और दे हैव द बिगेस्ट कोड डेटा। तो इसलिए जो गिटहब का को पायलट है, इसका यूजेज, इसकी क्वालिटी सुपीरियर है, और ये रियल टाइम कोड कंप्लीशंस भी देता है, नेचुरल लैंग्वेज चैट भी है, स्मार्ट एक्शंस हैं जो कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी। लेकिन इसकी जो मंथली लिमिट्स हैं वो अमेज़न क्यू से बहुत कम हैं, लेकिन क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो अमेज़न क्यू से थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी भी ज़्यादा नहीं है। अमेज़न क्यू भी मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ तो इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं रह गया हुआ, लेकिन गिटहब कोपायलट इज़ स्टिल ऑसम एंड फीचर रिच देन अमेज़न क्यू। उसके बाद एक बिल्कुल ही ओपन सोर्स सॉल्यूशन भी है आपके लोकल आईडीई के लिए, जिसमें कंटिन्यू वीएस कोड की एक्सटेंशन है, इसे भी हम इंस्टॉल करेंगे। इसके जो सबसे बड़े की फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है। उसके बाद की फीचर्स में मल्टी एआई मॉडल सपोर्ट है। गिटहब का जो को पायलट है अपना ही मॉडल यूज़ कर रहा है, अमेज़न क्यू अपना ही मॉडल यूज़ कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू एक सिर्फ एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी मॉडल्स इंटीग्रेट करते हैं। इसमें आप चैट ओपन एआई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी भी कहते हैं, क्लॉड, और इसके अलावा बाकी के डीप सीक वगैरह मल्टीपल मॉडल्स को एक ही एक्सटेंशन के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप चैट बाय चैट कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कर सकते हैं, सॉरी कॉन्टेक्स्ट कह रहा हूँ, मॉडल स्विच कर सकते हैं। इसमें भी वही फीचर्स अवेलेबल हैं, चैट है, ऑटो कंप्लीट है, एडिट मोड्स हैं कि ये आपकी फाइल्स को डायरेक्ट एडिट भी कर सकता है।
उसके बाद हाईली कस्टमाइजेबल वर्कफ्लोज हैं, और ये ऑनलाइन एपीआईज के साथ साथ आपके लोकल एलएलएम्स के साथ भी काम करती है, जो कि मैं आपको करना भी सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ही कोई एलएलएम लाइक क्वेन कोडर वगैरह या इस तरह का कोई भी एलएलएम लोकल होस्ट करना भी मैं आपको यूज़ करना भी सिखाऊंगा, और कंटिन्यू एक्सटेंशन के साथ आप उसे इंटीग्रेट करके अपने ही कंप्यूटर अपने ही हार्डवेयर को यूज़ करते हुए विदाउट पेइंग एनीथिंग आप अपने कोड एडिटर में कोड जनरेट करवा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं लोकल के, कि आप लो लेटेंसी है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ही जब इसको आप यूज़ कर रहे हैं, और उसका वेब बेस्ड के अलावा आपको वेब बेस्ड एडिटर में जाना है, वहाँ पर कोड जनरेट करना है, वहाँ से कॉपी करना है, लेकर यहाँ पर आना है अपने कोड एडिटर में, तो आपका जो टाइम है वो फिर भी लग रहा है, लेकिन कोड एडिटर के अंदर रहते हुए ही आपका जो काम है वो फास्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपके कोड के एडिटर के अंदर ही काम हो रहा है सारा, और लेटेंसी भी लो होगी कि जब आप लोकल मॉडल यूज़ करते हैं कि आप अपने ही हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, जो आपके वेब बेस्ड सिस्टम है उनमें मोस्टली फ्री वर्जन्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस वाला काम कम हो जाता है, जैसे क्लाउड है उसमें आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते तो हर चैट एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक चैट में बाज़-औक़ात आपका काम होता भी नहीं है। तो लेकिन जो लोकल आईडीई के अंदर जो आपकी ये एक्सटेंशंस से इंटीग्रेटेड हैं, ये आपके कोड के तक इनकी एक्सेस है, और कॉन्टेक्स्ट से हमेशा ये अवेयर हैं। आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं फोल्डर ओपन करके, इनको पता है कि आप इस उस पूरे प्रोजेक्ट की कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनके पास पड़ा होता है, या आप इनको दे सकते हैं, और एक दफ़ा दे दिया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसी पूरे आपके जब आप उससे कुछ सोल्यूशन बनवा रहे होते हैं तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि आपका ये प्रोजेक्ट किसके अबाउट है और आप इसमें क्या काम कर रहे हैं, तो आपको उससे रेलेवेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो फास्ट मिल जाते हैं। प्राइवेसी, जो प्राइवेसी फोकस्ड हैं, एक कंटिन्यू, यानी कि जो ऐसे ही कोई बहुत ज़्यादा प्राइवेसी फोकस्ड लोग हैं जिनको ये खदशा है कि भाई आप कोई शायद कोई आप नासा का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ऐसा हैवी कोड है, ऐसा प्राइवेट कोड है जो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो कंटिन्यू ये प्राइवेसी फोकस भी है कि भाई आप अपने लोकल एलएलएम के साथ ही काम कर रहे हैं। लोकल एक्सटेंशन है, ये आपके मशीन को कोड छोड़ लीव ही नहीं कर रहा। इन दोनों की सूरत में भी कोड ऑब्वियसली इनके सर्वर पर चैट जाती है, कमांड जाती है, साथ कोड जाता है, और ये उसका सोल्यूशन आपको बैक सेंड करते हैं। कंटिन्यू विद लोकल एलएलएम, ये सब कुछ आपके कंप्यूटर के ऊपर ही हो रहा है, तो आप अगर प्राइवेसी फोकस्ड हैं तो अगेन लोकल सोल्यूशन इज़ फॉर यू। वेब बेस्ड तो कभी भी प्राइवेसी फोकस नहीं होता। इसके अलावा सीमलेस इंटीग्रेशन है कि आपके कोड एडिटर के अंदर ही इंटीग्रेशन है, आपको कहीं थर्ड इस विंडो को भी लीव करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोड जनरेट करवाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वेब बेस्ड एआई असिस्टेंट्स। इनमें आपके पास ऑब्वियसली जहाँ पर लोकल के प्रोज हैं, इसी तरह वेब बेस्ड एडिटर्स के भी प्रोज हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो डीपर रीजनिंग है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स और डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं वो वेब बेस्ड ही सॉल्यूशंस में आपको मिलेंगे। लोकल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जैसे अगर आपने लोकल एलएलएम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका हार्डवेयर लिमिटेड है, और उसके अलावा भी जो वेब बेस्ड एलएलएम्स हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, वो ज़्यादा डाटा के ऊपर ट्रेंड हुए होते हैं। लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ आपको मिलती हैं वेब बेस्ड असिस्टेंट्स में। मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं कि आप वेब बेस्ड असिस्टेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप लॉक्ड नहीं हैं, आप एक ही कोड 3-4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से जनरेट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, और इसके अलावा डीप सीक वगैरह है। आप अगर एक जगह से कोड नहीं जनरेट हुआ, अच्छा आप दूसरी जगह से करवा सकते हैं, दूसरी जगह से नहीं हुआ तीसरी जगह से करवा सकते हैं, या आपकी लिमिट्स एक जगह पर पूरी हो गई तो दूसरी जगह पर चले जाएँ। तो आपके पास फ्रीडम है, अब आज़ादी है, और मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं। उसके बाद लर्निंग एंड एजुकेशन भी है कि जो ऑनलाइन वेब बेस्ड एआई असिस्टेंट्स हैं वो आपकी सुपीरियर लर्निंग में और एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड्स भी बनाकर दे देते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको समझने के लिए इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं कोड जनरेशन के लिए, वो क्लॉड सबसे पहले सुपीरियर, सबसे सुपीरियर इस वक्त भी क्लॉड है। शुरू से मैं क्लॉड, और इस कोर्स में भी हम क्लॉड ही प्रॉपर यूज़ करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। क्लॉड का ज़्यादा यूज़ सिखाऊंगा, लेकिन आपको इनसे भी मुतारफ़ करवाऊंगा, कोड यहाँ से भी जनरेट करवाना सिखाऊंगा, लेकिन मेनली हम क्लॉड यूज़ करेंगे। उसके अलावा चैट जीपीटी है, इससे भी आप कोड जनरेट करवा सकते हैं, जेमिनाई से भी करवा सकते हैं। फिंड से ये स्पेशलाइज्ड है, ऐसे डेवलपर जो सवाल पूछना चाहते हैं, इसकी सर्च इंटीग्रेशन अच्छी है। वेब बेस्ड और लोकल सॉल्यूशंस के दरमियान जो फ़र्क है वाजे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। वेब बेस्ड में आपको आईडीई लीव करना पड़ता है, यानी कि आपका जो डेवलपमेंट एडिटर है वो आपको छोड़ के वेब बेस्ड एडिटर पर जाना पड़ता है। लेकिन लोकल मोड में क्या है कि आपके पास आप उसी एडिटर के अंदर ही अपना सवाल पूछ रहे हैं, कोड वहीं पर जनरेट हो रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा।
कोड कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर वेब बेस्ड में आपको मैनुअली उन्हें बताना पड़ता है अपना कॉन्टेक्स्ट, और लोकल में ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है एक्सटेंशंस के लिए। रिस्पॉन्स टाइम वेब बेस का स्लो हो सकता है और लोकल का जनरली फास्टर होता है। कन्वर्सेशन लेंथ, जो ऑनलाइन वेब बेस्ड एडिटर्स हैं वो जनरली जो लॉन्गर एक्सचेंजेस हैं वो सपोर्ट करते हैं, और लोकल एक्सटेंशंस में लिमिटेड होता है। लॉन्गर चैट्स जो हैं वो बाज़ का सोल्यूशन अच्छा प्रोवाइड करने के बजाय बने हुए सोल्यूशन को भी बिगाड़ने की तरफ चली जाती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट या कन्वर्सेशन लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब बेस्ड सोल्यूशंस हमेशा प्रेफर किए जाते हैं। प्राइवेसी, कोड हमेशा आपका लीव करेगा आपके एडिटर से। आप जनरेट कहीं और पर करवा रहे हैं, किसी और वेब बेस्ड एडिटर पर, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं, तो कोड आपका वहाँ पड़ा है, वहाँ से आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, पहले उनके पास पड़ा है। और सम कीप लोकल कोड लोकल, कुछ एक्सटेंशंस जो हैं वो, जैसे मैंने आपको कंटिन्यू का बताया है, ये लोकली आपके कोड आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करती है। कस्टमाइजेशन लिमिटेड टू प्रॉम्प्टिंग, और ये डीपर कस्टमाइजेशन, ये थोड़ा सा एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमारे इस कोर्स में बात करने वाली बात नहीं है कि आप अपने मॉडल्स भी खुद ट्रेन कर सकते हैं, तो वो ट्रेन वाला सिस्टम हमारा नहीं है, हम ट्रेंड मॉडल ही यूज़ करेंगे। कॉस्ट जो है वो इनकी यूजुअली मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, $20 जनरली चल रही है चैट जीपीटी की भी, क्लाउड की भी। यहाँ पर मिक्स्ड और फ्री एंड पेड, अब जितनी भी एक्सटेंशन है उन सब का कुछ फ्री वर्जन अवेलेबल है और कुछ पेड वॉल के पीछे आपको मिलता है। लेकिन वो इसमें भी इसी तरह से वेब बेस में चैट जीपीटी की 100% फ्री नहीं है, उसमें भी कुछ मॉडल्स और कुछ लिमिट्स हैं जो कि आपको फिर सब्सक्रिप्शन के बाद मिलती हैं। इंटरनेट रिक्वायरमेंट ऑलवेज ऑब्वियसली वेब बेस्ड जो ए असिस्टेंट्स हैं उनको जब आपने एक्सेस करना है तो यू शुड ऑलवेज हैव इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन कंटिन्यू जैसी एक्सटेंशन और आपके लोकल एलएलएम को इस्तेमाल करते हुए आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है। अब जो दो मेजर हमने वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं उनमें क्लॉड और चैट जीपीटी हैं। तो क्लॉड का पहले स्पॉटलाइट आपको दे दूं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्लॉड सुपीरियर है, और क्लॉड से अच्छा कोड जो है वो मैंने नहीं अभी तक देखा कि किसी ने भी मेरे लिए जनरेट किया हो। चैट जीपीटी और जेमिनाई कुछ अच्छा जनरेट कर देता है, लेकिन कोड जनरेशन और एक्सप्लेनेशन के मामले में क्लॉड का कोई मुकाबला नहीं। डीबगिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्लॉड सुपीरियर है, चैट जीपीटी फेज इन मोस्ट केसेस। सबसे बड़ा लर्निंग रिसोर्स भी कोड पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉड आपके लिए हो सकता है, जो कि आपके एनालॉजीज बना देता है, सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान अल्फाज में आपको समझा देता है। क्लॉड को एक्सेस करने के लिए वेब इंटरफेस है claude.ai पर आप जाएंगे, फ्री टीयर अवेलेबल है विद कन्वर्जेशन लिमिट्स। इनकी एपीआई अवेलेबल है जिसको जिसको भी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि वेब बेस्ड के मुकाबले में इनकी एपीआई बहुत ज़्यादा टोकन्स फास्ट कंज्यूम करती है और आपकी लिमिट्स जल्दी एक्सीड हो जाती हैं। तो बेहतर यह है कि आप वेब बेस्ड इंटरफेस अभी यूज़ करें, मे बी फ्यूचर में इंप्रूवमेंट्स हो जाएं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस इसकी हैं लेकिन बहुत कम है, इस मामले में जो चैट जीपीटी है वो जीत जाता है। सबसे पहले तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, चैट जीपीटी से आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आप उर्दू में भी उसे कह सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाना है कि जिसमें मुझे ये काम करना है, तो ये आपके उस बात को समझ कर आपको जनरेट करके दे देगा। उसके अलावा वेब ब्राउजिंग है कि चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी है कि वो सर्च भी कर सकता है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपके कोड के, आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से। फाइल एनालिसिस में भी जो चैट जीपीटी है वो सुपीरियर है, कि जो आप फाइल अपलोड करते हैं उसको एनालाइज करके प्रोसेस करने में चैट जीपीटी ज़्यादा सुपीरियर है। और क्लॉड भी आपकी जो फाइल्स आप अपलोड करते हैं कोड की, ख़ास तौर पर वो बेहतरीन होती हैं और वो उनको स्टडी करके एनालाइज कर लेता है। लेकिन पीडीएफ्स और इस तरह की जनरल फाइल्स में जो चैट जीपीटी है वो सबकत ले जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इनका एज है वो प्लगइन इकोसिस्टम है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे कि चैट जीपीटी ने थर्ड पार्टी डेवलपर्स को पावर दी हुई है कि वो चैट जीपीटी के लिए प्लगइन बना सकते हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें कोड वाले भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अब चैट जीपीटी को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली chat.openai.com पर जाते हैं। इनकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है और इनकी एपीआई भी अवेलेबल है जो कि क्लॉड से बहुत चीप है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये क्लॉड के लेवल का कोड नहीं जनरेट कर सकती, इसलिए इसको जनरल पर्पसेस के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन टूल्स जहाँ पर आप देखते हैं कि ऑटोमेशन आपने कोई परफॉर्म करनी है तो उसकी
डाटा के कन्वर्जन के लिए, उसको समझने के लिए, रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ज़्यादातर चैट जीपीटी की एपीआई वहाँ पर उन्होंने दी होती है कि एपीआई इनपुट करें, जो कि उन कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो एपीआई इनकी चीपर है एज़ कम्पेयर टू क्लॉड। उसके बाद बात कर लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, कि एआई असिस्टेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने फॉलो करना है और अपने रोज़मर्रा एआई कोडिंग का हिस्सा बनाना है, जिनमें सबसे पहला है ऑलवेज रिव्यू। कभी भी एआई जनरेटेड कोड को रिव्यू किए बगैर इस्तेमाल ना करें। इसीलिए इस कोर्स में शुरू के कितने सारे लेक्चर्स आपको प्लगइन डेवलपमेंट की सिर्फ बेस समझाने में लगा दिया, वो इसी वजह से कि जब आप यहाँ तक आएँ और आप जो कोड जनरेट करवा रहे हो, आपको पता हो कि एक्शंस क्या हैं, आपको पता हो फ़िल्टर्स क्या हैं, और मोस्ट कॉमन एक्शंस एंड फ़िल्टर्स और हुक लोकेशंस का आपको पता हो, ताकि जब ये कोड जनरेट कर रहा है तो आपको कोड देखते साथ ही आइडिया हो जाए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, या ये कहाँ पर लगाना है, और सो ऑन, आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। टेस्ट थोरोली, जो भी ये कोड जनरेट करके दे उसको अच्छी तरह से टेस्ट करें डिफरेंट यूज़ केसेस के मामले में, ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अंडरस्टैंड, कभी भी कोड बस कॉपी पेस्ट ना करते जाएं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल ये है कि जो कोड ऐसा जो इसने, जो तो आपको पता है कि यार अच्छा ये कोड, इस जैसे शॉर्ट कोड आपने कोई जनरेट करवाया है तो उसकी हर चीज़ का आपको पता है तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नया कोड या आपको जनरेट करके दे रहा है, कोई नई चीज़ आपको सिखा रहा है, तो ऑलवेज़ अंडरस्टैंड, उससे सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें, उससे पहले पूछें कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसके डिफरेंट यूज़ केसेस क्या हैं, और सो ऑन। आपने उस कोड को समझना भी है। रीफैक्टर फॉर बेटर रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, आपने अपने कोड को रीफैक्टर भी करते रहना है। उसके बाद इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, ये एक कोर है जो कि यानी कि आपने बेसिकली अगर अपना सवाल बेहतर अंदाज में बयान नहीं कर पा रहे तो आपको उसका जवाब भी कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपने हमेशा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक रहना है, आपने क्लियर कट बताना है कि आपको क्या चाहिए। उसके अलावा आपने हमेशा अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, प्रोजेक्ट गोल्स प्रोवाइड करने हैं बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए। और ये बात मैंने पहले भी की कि आपने हमेशा एक्सप्लेनेशंस भी पूछनी हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस जो अगर आपको जनरेट करवा लें तो हा हा मूवमेंट से निकलने के बाद आपने ये भी करना है कि आपने समझना भी हो सके कि ये जो हा हा मूवमेंट आई है, जो कोड आपने जनरेट करवाया था और वो एक बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपके पास आ गया और वो फाइनली काम कर गया, तो आपने फिर उसको समझना है कि उससे एक्सप्लेनेशन लेनी है, जो जिस एआई टूल से भी आप जनरेट करवा रहे हैं वो सॉल्यूशन, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी लेनी है ताकि आपको भी समझ आए कि उसने ये काम कैसे किया और क्यों किया, ताकि फ्यूचर में आपको आपके एक्सपीरियंस में और स्किल सेट में वो चीज़ ऐड हो जाए। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिसेस हैं। कभी भी आपने अपनी एपीआई और सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करने। आप इवन जो कोड जनरेट करवाते हैं उसमें बाज़-औक़ात कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या एपीआई कीज़ होती हैं जो डायरेक्ट आप लगा देते हैं, उसके बाद आप उसके कोड के स्क्रीनशॉट लेके दुनिया को बताने के लिए मैंने ये चैट जीपीटी से या मैंने ये जनरेट कर लिया, वो इस तरह नहीं करना। आपने हमेशा अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल्स को सिक्योर रखना है। उसके बाद कोड को जो है वो कभी भी शेयर करने से पहले उसको एनोनिमाइज़ करें, यानी कि आपने जैसे कि ये एपीआई कीज़ वगैरह हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप कोई रियल यूज़र्स, रियल ईमेल एड्रेसेस या इस तरह की चीज़ें मेक श्योर करें कि वो कोड में इंक्लूडेड ना हो। आप उसके कोई रैंडम नेम रखें जब आपने उस कोड को किसी थर्ड पार्टी यूज़र के साथ शेयर करना हो या गिटहब पर पब्लिश करना हो, तो एक्चुअल डाटा कभी भी उसके अंदर मेक श्योर करें आपका ना चला जाए किसी तरह से। आपने अपने कोड को जो है वो, इवन नेमिंग जो आपने रखी हुई है वो जेनेरिक कर देनी है। लेट्स सपोज़ उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आप कोई सैम्पल डाटा भी दे रहे हैं, जैसे शॉर्ट कोड्स हम बनाते हैं तो उसमें जो शॉर्ट कोड एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एक्चुअल अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ही भेजते रहे हों, ये एपीआई बता रहे हों कि डिफ़ॉल्ट एपीआई ये यूज़ कर लो। तो आपने हमेशा जब कोड शेयर करना है तो उसको एनोनिमाइज़ करना है, रिव्यू करना है हमेशा। ये इधर भी इन्होंने ऑलवेज बताया हुआ है और जगह जगह पर ये आपको बताएंगे। इस स्लाइड में भी मैं भी आपको बताऊंगा कि हमेशा सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो उनको आपने रिव्यूज़, कोड को रिव्यू करेंगे तो आपको सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस की भी पता लग जाएगा, क्योंकि एआई तो ऑब्वियसली है, जब वो आपके कॉन्टेक्स्ट से क्लियर नहीं है, आप सिर्फ एक सिंगल चैट के अंदर जाकर उससे कोड जनरेट करवा रहे हैं, तो उसमें सिक्योरिटी लूपहोल्स हो सकते हैं, तो जिसको आपने देखना है। उसके बाद लर्निंग फोकस रहना है, आपने यूज़ एआई एज अ टीचर नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। जब भी कोई ये सॉल्यूशन जनरेट करे उसको उससे सीखें भी।
आस्क फॉर एक्सप्लेनेशंस, ये बार बार आ रहा है, देखें यहाँ पर भी आया है कि आप कोड के कंसेप्ट को समझें। उसके बाद रिक्वेस्ट अल्टरनेटिव ऑपरेशंस टू लर्न ट्रेड ऑफ्स। ये देखिए, एक ही कोड आप जब मल्टीपल वेब कोड जनरेटर से जनरेट करवाएंगे तो आपको डिफरेंस वाज़े नज़र आएगा। डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट एआई सिस्टम्स डिफरेंट टाइप ऑफ कोड आपको जनरेट करके दे रहे होंगे। तो आपने हमेशा अल्टरनेटिव ऑपरेशंस को भी देखना है और ये देखना है कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा सिक्योर, ऑप्टिमाइज्ड और इफ़ेक्टिव है, और स्टेप बाय स्टेप सीखना है। एक ही दफ़ा में सब कुछ हज़म करने की कोशिश नहीं करनी, वो कभी भी कामयाब नहीं करती। उसके अलावा आपने टूल सिलेक्शन जो है वो उसमें केयरफुल रहना है कि डिफरेंट टास्क्स के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। इसी तरह से वेब प्लेटफॉर्म्स में भी डिफरेंट काम को परफॉर्म करने के लिए अब ऑब्वियसली हमने हमेशा कोड ही जनरेट नहीं करना होता। बाज़ का तब हम जब प्लगइन बना रहे हैं तो उसमें हमें कुछ सजेशन भी चाहिए होंगी, कुछ आइडियाज़ भी चाहिए होंगे, कुछ उसकी कॉपी भी लिखवानी होगी, कोई प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन भी लिखवानी होगी और सो ऑन। तो एक ही टूल्स हर फन मौला नहीं होगा, डिफरेंट टूल्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लोकल सॉल्यूशंस यूज़ करें फॉर क्विक हेल्प और वेब प्लेटफॉर्म्स फॉर डीपर रीजनिंग। कंबाइन मल्टीपल टूल्स फॉर ऑप्टिमल वर्कफ्लो। ऑब्वियसली लोकल अपनी जगह पर काम करेंगे, वेब अपनी जगह पर काम करेगी, और इनको कंबाइन आपने करना है एक प्रॉपर पूरा प्लगइन बनाने के लिए। एक ही टूल के साथ सब कुछ नहीं होगा, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं। उसके बाद कॉमन पिटफॉल्स जो हैं जिनका शिकार आम यूज़र हो जाता है। सबसे पहले ब्लाइंडली ट्रस्टिंग, के बस वो जो कोड जनरेट करके दे रहा है आप उसको कॉपी करके पेस्ट करते जा रहे हैं या उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना। ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन अ मशीन इज़ नेवर अ ह्यूमन थिंग टू डू। आपने हमेशा अपनी इस इंस्टिंक्ट्स को भी जो है वो इस्तेमाल करना है और अपनी एक्सपीरियंस को भी इस्तेमाल करना है ए जनरेटेड कोड्स को यूज़ करते हुए। बी कॉशियस। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप हमेशा अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो जैसे कि क्रेडेंशियल्स हैं, कोई यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं, एपीआईज हैं, इनको भी आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। यूजिंग वेग प्रॉम्प्ट्स दैट लीड टू पुअर रिजल्ट्स, यानी कि आप स्पेसिफिक नहीं रहे, आपने एक बड़ी जनरलाइज कर दिया कि आपने कह दिया कि जी बिल्ड अ वर्डप्रेस वेब प्लेटफॉर्म। अब उसे क्या पता वेब प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस सेंस में है, क्या लैंग्वेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की वेग प्रॉम्प्ट्स नहीं आपने देनी, आपने स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देनी है। जैसे कि इस प्लगइन में टेलविंड इंटीग्रेट कर दो भाई, और वो सिर्फ एडमिन स्क्रीन तक रखो। ये देखिए, इस प्लगइन में टेलविंड इंटीग्रेट कर दो इज़ अनदर थिंग। उसने टेलविंड लगा दिया तो वो पूरे एडमिन इंटरफेस जो वर्डप्रेस का है उस सब के ऊपर वो हमला बोल देगा। लेकिन आपने उसको ये भी बताना है कि भाई टेलविंड मैंने इंटीग्रेट करनी है, लेकिन सिर्फ जो मेरे प्लगइन पेजेस हैं उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो। तो इस तरह से आपको बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपका जो कोड होगा वो बाकी सॉल्यूशंस को ब्रेक करने वाला नहीं होगा, सिर्फ आपके सॉल्यूशंस के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके बाद वही एआई के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं आपने करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट एआई कंट्रीब्यूशंस इन योर कोड बेस। आप जो एआई से कोड जनरेट करवा रहे हैं अपनी जो कोड्स हैं उनमें उसको डॉक्यूमेंट भी करें कि ये साथ मैंने एआई से जनरेट करवाया था, ताकि उसमें आपको भी पता हो, किसी दूसरे डेवलपर को भी इस पे काम करते हुए पता हो कि ये कोड एआई से जनरेट हुआ है। सेव एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आप जो प्रॉम्प्ट्स, जैसे एक प्रॉम्प्ट है आप बार बार आपको पता है आपने यूज़ करनी है, कभी भी आपने वर्डप्रेस का शॉर्ट कोड जनरेट करवाना है तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी में डायरेक्ट जाकर उसको बताने के बजाय आप प्रॉपर उसे पहले बताएं कि यू आर अ वर्डप्रेस डेवलपर, यू आर experienced, yeah, you have information about all of the code base of WordPress, and you have read all the document। यानी कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट अगर आपने लिखनी है, वो आपने बार बार शॉर्ट कोड जनरेट करवाना है, तो आप उसकी टेम्पलेट्स बनाकर सेव कर लें, ताकि कल को कभी भी शॉर्ट कोड जनरेट करवाएं तो आप सिर्फ उस जगह पर शॉर्ट कोड जिस मुतालिक जनरेट करवाना चाह रहे हैं सिर्फ उस कीवर्ड को रिप्लेस करें, बाकी की चीज़ें आप उसको सेव करके रख लें, ताकि फ्यूचर में आपको बार बार वो लिखना ना पड़े। तो आपके और बाज़ात आप वो मे बी आपने एक अच्छी प्रॉम्प्ट बना ली है और वो आपको बाद में याद भी ना रहे और आप मे बी वो चैट भी डिलीट कर बैठें, तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो आप जो है वो अपनी प्रॉम्प्ट्स की एक अलहदा से फ़ाइल बना लें कि जो आप प्रॉम्प्ट्स डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन क्लाउड में बना लें या आप नोटपैड में बना लें, जहाँ भी बना लें।
उसके बाद आपने एआई के जो जनरेटेड सॉल्यूशंस हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी आपने नोट करना है और उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने कोड जनरेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी की क्या लिमिटेशन है, चैट जीपीटी किस तरह का जनरेट करता है कोड, क्लॉड किस तरह का जनरेट करता है, कहाँ पर कौन सा टूल शाइन करता है, कहाँ पर कौन सा लैग करता है, ताकि आप इफेक्टिव प्रोग्रामिंग एआई से इस्तेमाल करते हुए कर सकें। उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है आपकी, रिफ्लेक्ट ऑन रिजल्ट्स एंड रिफाइन योर अप्रोच, कि आपने जो जनरेट करवा लिया, अगर इट ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ वो काम कर रहा है तो बस इसको वैसे ही छोड़ दो, नहीं, हमेशा आपने उसको इम्प्रूव भी करना है। वो काम तो कर रहा है लेकिन क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहा है? आपने कोई क्वेरी लगा दी है और डेटाबेस से आप डाटा फेच कर रहे हैं वर्डप्रेस का कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, और वो एक, अगर वो काम एक लाइन या एक क्वेरी से हो सकता है और आपने उसके लिए 3 क्वेरीज लगाई हुई हैं, तो इट डज़न्ट मैटर कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए। हमेशा अपने रिजल्ट्स को रिव्यू आपने करते रहना है, रिफ़ाइन करते रहना है। एक कोड को जनरेट करवाने के बाद उसको रिफ़ाइन की तरफ भी लेकर जाना है। स्टे अपडेटेड, जितने भी एआई टूल्स हैं दिन ब दिन नई चीज़ें मुतारिफ़ करवा रहे होते हैं, तो आपने जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ से हमेशा अपडेट रहना है। उसके नए प्रॉम्प्ट्स, नए जो टूल्स हैं जो उसने इंटीग्रेट कर दिए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अगर अपडेट नहीं है, एक ही वही प्रॉम्प्ट वाला काम नहीं करते जाना। जो इम्प्रूवमेंट्स आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको दे रहे हैं उनको इफ़ेक्टिवली आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद शेयर टेक्निक्स विद योर डेवलपमेंट टीम, जो भी आपके पास नॉलेज आ गया है उसको सिर्फ अपने तक नहीं रखना, आपने उसे अपने टीममेट्स के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भी आपकी प्रॉम्प्टिंग से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद एक रिमाइंडर है, ए कोडिंग असिस्टेंट्स आर टूल्स टू enhance योर कैपेबिलिटीज, नॉट टू रिप्लेस योर जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। द बेस्ट रिजल्ट्स कम फ्रॉम थॉटफुल कोलैबोरेशन। तो क्लियरली ये एआई से ही जनरेट करवाया हुआ है और एआई ही आपको बता रहा है कि हम सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि ये एलियंस हैं और आके कह रहे हैं कि वही कम इन पीस, लेकिन बाद में आप पर हमला बोल देंगे। वो चीज़ नहीं है। इसको आपने ही लेकर जाना है, जहाँ पर भी लेकर जाना है एआई को आपने ही इसको कैपेबिलिटीज़ देनी है। तो अभी तक तो जो हमारे पास अभी मूवीज़ वाला सीन हमारे तक नहीं आया। अभी तक जो एआई कोडिंग असिस्टेंट्स हैं वो सिर्फ टूल्स हैं जो कि आपकी वर्क फ्लो को इन्हेंस करने के लिए बनाए गए हैं, आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाए गए किसी भी सेंस में, आपको सिर्फ मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए बनाए गए हैं। और हमेशा जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो थॉटफुल कोलैबोरेशन के साथ ही हैं, यानी कि आप सोचेंगे, आप प्रॉम्प्ट देंगे, यही आपको रिजल्ट देगा, आप उसको रिव्यू करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप्स, की टेकअवेज, ये मैंने सारी बातें कर दी हैं। वाइब कोडिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन यू एंड योर एआई असिस्टेंट्स, both local and web-based solutions have their place. Choose the right platform for your specific needs. Effective prompting is the key to success. Be specific, provide context, and iterate on your requests. Always review and understand AI generated code. कभी भी blindly trust आपने नहीं करना है। Choosing the right tool के आपके local solutions में किस लिए बेस्ट है, क्विक कोड कंप्लीशन, कॉन्टेक्स्ट अवेयर सजेशंस और मेंटेनिंग फ्लो स्टेट्स। वेब प्लेटफॉर्म्स बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट स्टेप्स इन योर जर्नी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस विद स्मॉल डिफाइन टास्क, एक्सपेरिमेंट विद प्रॉम्प्ट्स, लर्न करेंगे। आपने हमेशा स्टडी करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इवन आप जो टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हैं उन्हीं से आप प्रॉम्प्टिंग भी सीख सकते हैं। एक्सप्लोर एडवांस फीचर्स, आप हमेशा नए से नए फीचर्स ढूंढते रहें। एआई से बिल्ड करें, क्रिएट करें, प्रोजेक्ट्स करें, एआई की हेल्प की मदद से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बनाएं, उनको सेव करें, उनको शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ। और उसके अलावा रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट भी करें, जो भी आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं उसको आप गिटहब वगैरह पर या अपनी लोकल कम्युनिटी में शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ। तो अब फाइनली हम रेडी हैं वाइब कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हम अब अपने प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोकल सॉल्यूशंस से करते हैं। इस स्लाइड्स वाले लेक्चर को, जो कि मैंने कोशिश की थी बहुत कम रखूं और बहुत कम स्लाइड्स वाले लेक्चर ही मिलेंगे आपको, लेकिन बाज़ का स्लाइड्स ज़रूरी होती हैं। ये स्लाइड भी आपको मटेरियल्स की टैब में मिल जाएंगी, जिसको चाहिए हो वो डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके पढ़ने के लिए, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो आप लिखी हुई पढ़ने
पढ़नी है आपने या आपने इसको इस्तेमाल करके किसी और को आगे पढ़ाना है तो आप पढ़ा लें। लेकिन इन स्लाइड्स को जनरेट करने में मेरी काफ़ी मेहनत हुई है, तो आप क्रेडिट देंगे तो बेहतर होगा। तो चलें अब हम वाइब कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए प्लगइन्स डेवलप करना सीखते हैं।